अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की आम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट में आईनी अदालत और सियासतदानों के असासे पब्लिक किए जाने से मुतालिक बड़ी तब्दीलियां सामने आई हैं। कौमी असम्बली में इलेक्शंस एक्ट 2017 में मजीद तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद अब अरकान पार्लियामेंट के असासे खुफिया रखे जा सकेंगे और फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी अदालत में ले जाया जा सकेगा। अपोजिशन ने इस बिल की मुखालिफत की, लेकिन असासे जाहिर न किए जाने का जो मामला था उस पर हुस्न इत्तेफाक से अपोजिशन और हुकूमती अरकान यकज़बान दिखाई दिए और एक पेज पर पाए गए। पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शाजिया मरी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया था। तरमीम के मुताबिक सिक्योरिटी खतरे की सूरत में किसी भी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जा सकेंगे, जबकि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट तहरीरी वजूहात के साथ ऐवान में रूलिंग दे सकेंगे। मंजूर शुदा ये जो तरमीम है, इसके तहत असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी, ताहम असासों और वाजिबात की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम होगा। कौमी असम्बली की जानिब से मंजूर करदा बिल के मुताबिक अब अरकान असम्बली और सेनेट के असासे असम्बली के स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद ही शाया किए जा सकेंगे और असासे जो हैं वो खुफिया भी रखे जा सकेंगे। कोई भी रुकन जो है, चाहे वो कौमी असम्बली का हो या सेनेट का हो, खुद या अपने ख़ानदान को ख़तरा लायक होने की सूरत में मुतालिका जो स्पीकर या चेयरमैन सेनेट हैं उनको असासे खुफिया रखने की दरख्वास्त दे सकेगा। बिल की इस चेक पर इस हुस्न इत्तेफाक से पहले अपोजिशन और हुकूमती बेंच के अरकान में इत्तेफाक व इत्तेहाद का एक खूबसूरत मंजर जो है ये हमने गुज़श्ता बरस देखा था। इन्हीं दिनों में उस वक्त देखने में आया था ये मंजर नाज़रीन, जब अरकान कौमी असम्बली की जो तनख्वाहें हैं उनमें 300% इजाफे की मंजूरी दी गई थी। कोई एहतजाज हुआ था, नए असम्बली एजेंडे के पुर्जे उड़ाए गए थे और पूरे 1 साल के बाद तारीख ने अपने आप को फिर से दोहराया है। इन सारे सवालात के जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है जी PTI के सीनियर रहनुमा हुमायूं मोहम्मद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। सर, ये इत्तेफाक, बल्कि मैं इसको हुस्न इत्तेफाक कहना चाहूँगी, तनख्वाहों के मामले में, मराहत के मामले में जब भी इजाफे की बात होती है, चाहे वो आप लोगों की तनख्वाहें हों, चाहे वो आप लोगों की मराहत हों, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप लोग जो है हमें एक पेज पर दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा मुत्तहिद दिखाई देते हैं। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। मुझे नहीं पता अभी किस बात पे इत्तेफाक हुआ है, मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम वो कौन सी मराहत थी या कौन सी तनख्वाहें थी जो जिस पे आप बता रही हैं, पूछ रही हैं, मुझे नहीं मालूम, आप मुझे बता दें। सर, जब रुकने असम्बली की तनख्वाहों में 300% इजाफा हुआ था आज से लगभग पूरे 1 साल पहले, तब भी तो आप लोग मुत्तफिक थे, आपने कोई उस पर एतराज़ नहीं किया कि अवाम तो जो है वो भूख से मर रहे हैं, अवाम की जो बेसिक सैलरीज हैं उसमें तो इजाफा होता नहीं है, तो हमारी कहाँ से ये होना चाहिए कि हमारी तनख्वाहों में 300% इजाफा हो जाए? तब भी आप लोग एक ही पेज पर थे ना सर। मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर मेरे लिहाज से तो देखिए वो उसूल होना चाहिए जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया था। जब उनको कहा गया था कि अब आप खलीफा हैं तो अब आप अपनी दुकान नहीं चला सकते, तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने कहा हम आपके लिए वजीफा कर देते। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मेरा वजीफा है उस शख्स के बराबर कर दो जिसकी सबसे कम आमदन है, ताकि मुझे समझ आ सके कि वो शख्स किस तरीके से गुजारा कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियंस है, अच्छा उसमें 90% पार्लियामेंटेरियंस या 95% पार्लियामेंटेरियंस वो लोग हैं जो साहिब हैसियत हैं। जी बिल्कुल, जो साहिब हैसियत हैं, हाँ। जो कि 50-50, 60-60 लोगों को अपने साथ नौकर रखते हैं, उनके साथ जिस तरह लोग फिर रहे होते हैं, इसके बावजूद जब वो लोग ये कर रहे होते हैं, मुझे भी समझ नहीं आती कि वो ये कैसे कर लेते हैं, उनको कैसे गवारा हो जाता है कि हम ये करेंगे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो सर फिर ये PTI को कैसे गवारा हो जाता है? देखें, आप तो इस वक्त PTI का मौक़िफ़ देने के लिए है ना, PTI से जिस तरह से आप एक पॉपुलर जमात होने का दावा करते हैं, तो जब आप एक पॉपुलर जमात होते हैं तो लोग आपसे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आप उस वक्त जब ये तनख्वाहें बढ़ाई जा रही थी, मराहत में इजाफा किया जा रहा था, आप उस वक्त इनकार कर देते तो शायद आपकी मकबूलियत जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती, लोगों के अंदर जो आपके लिए मोहब्बत है जिसका आप लोग दावा करते हैं वो मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती। चले 1 साल पहले तो ये नहीं हो सका, लेकिन अभी ये जो अरकान कौमी असम्बली के असासे पब्लिक न करने की बात हुई है, सर इस पे तो आप थोड़ा इख्तलाफ कर सकते थे ना, क्योंकि आप तो हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। तो जब चीज़ें छुपाई जाएंगी मोहम्मद साहब, तो कैसे इंसाफ होगा सर?
دیکھیں جس ملک میں آپ لوگوں کو فار لائف وہ دے رہے ہو استثنا دے رہے ہو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 2 میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. اچھا میں نیشنل اسمبلی کا ممبر نہیں ہوں, یہ اسمبلی میں یہ جو ہو رہی ہے میں اس کے ٹوٹل خلاف ہوں. اس کو دیکھیں سب سے پہلے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کتنا بنایا ہے. جب سے وہ اسمبلی میں آیا ہے اس کی کتنی آمدن بڑھی ہے, وہ کتنا ٹیکس دے رہا ہے, اس کی انکم ریسورسز کتنے % بڑھ گئے. ہم لوگوں نے لوگوں کو دیکھا ہے وہ ایک دن کہتے ہیں کہ میرے تو لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کے ود ان 1 ایئر وہ اپنے 1 ارب روپے کی انکم شو کرتے ہیں. عجیب بات ہے, 1 سال میں کس شخص کی اتنی انکم ہو سکتی ہے؟ مجھے کوئی بتا دے. میں تو چلے سر اب تو وہ شو نہیں کر رہے ہوں گے نا ہمایوں صاحب. دیکھیں نا شازیہ مری صاحبہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اثاثے پبلک کریں گے تو ہماری زندگیوں کو خطرہ ہے. تو سر یہ تو سیدھا سیدھا ریاست اور حکومت پر عدم اعتماد نہیں ہے؟ دیکھیے ان اے وے وہ صحیح بھی کہتی ہیں. میں یہاں انفارچونیٹلی جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کی یہ لیٹس سے آپ کی نیٹ ورتھ پتہ چل جاتی ہے کہ آپ جی 2 ارب روپے آپ کی نیٹ ورتھ ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو ہمارے ملک میں جو اپرچونسٹ ہیں, جو باقی لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک چیز ہے. نمبر 2 اس کا فلپ سائڈ یہ ہے کہ جب آپ اس کے اب یہ ایک بہانہ ہے اپنی چوری چھپانے کا یا یہ جینون طریقہ, اب یہ بات بھی صحیح ہے اور بات غلط بھی ہے, دونوں لحاظ سے. سر صحیح کیسے ہے؟ سر صحیح کیسے ہے؟ یہ جو ہمارے اراکین پارلیمان ہیں جو کہہ رہے ہیں ہماری جانوں کو خطرہ ہے, یہ سر کیسا خطرہ ہے؟ جو لینڈ کروزرز میں جب یہ بیٹھتے ہیں, جب V8s میں بیٹھتے ہیں, جو BMWs میں بیٹھتے ہیں, تب ان کو خطرہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر اثاثے پبلک ہو جائیں گے, میرے سامنے عوام کے سامنے آ جائیں گے, تو سر ان کی جانوں کو خطرہ ہو جائے گا. ہمایوں صاحب دیکھیے اس طرح ہے کہ بعض لوگوں کو کہنا ہے جب ان کا نام آتا ہے یا جو بھی مالدار آدمی ہوتا ہے نارملی اس کے اوپر لوگ جو مختلف جو آپ کے کرمنل وہ ہوتے ہیں وہ لوگ ان کو ٹارگٹ بناتے ہیں, ہوتے ہیں, یہ چیز ہوتی ہے. خیر اینی وے اس میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے جو اغوا برائے تاوان اور یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اغوا برائے تاوان نہیں ہو رہا, ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. وہ سامنے نہیں آتا, وہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بہت دفعہ اس کا آؤٹ کم برا ہوتا ہے. پھر جب وہ آؤٹ کم ٹی وی میں آتا ہے تو لوگ یہ کچھ کرتے ہیں. تو ہر چیز دیکھیں پاکستان میں اس وقت انفارچونیٹلی پچھلے 3-4 سال نہیں, پچھلے 30-40 سال سے پاکستان بہت ڈکے کر گیا مورلی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ہمارے اوپر جو لوگ تھے نا وہ مورلی کرپٹ تھے. تو سر پھر آپ ان کرپٹ لوگوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں ہمایوں صاحب؟ میں نے تو آپ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے نا, میں نے تو آپ کو اس لیے انوائٹ نہیں کیا کہ آپ وہی ساری باتیں کریں جو ہم عوام کر رہے ہیں. میں تو یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ ان لوگوں کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ بھئی نہیں یہ بل نہیں آنا چاہیے ہے, اس چیز کی منظوری نہیں ہونی چاہیے ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی بھی رکن جو ہے قومی اسمبلی کا, سینٹ کا, وہ تو ہر کوئی اب یہی کہے گا جی مجھے یہ میرے خاندان کو خطرہ ہے. لیکن اس بات کا پتہ کون چلائے گا؟ یہ جج کون کرے گا؟ ہم عوام کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اب جس کے پاس بھی زیادہ مال ہے وہ جا کے کہہ دے گا جی میں نہیں شو کر سکتا, میرے خاندان کو خطرہ ہے. مجھے ایک بات بتائے, بل کس نے انٹروڈیوس کیا ہے؟ شازیہ مری صاحبہ نے. اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں نا. ہاں, اس پہ ساتھ کس نے دیا ہے سر؟ چلے میں اب آپ سے ایک سوال یہ کر سکوں اگر. ایک منٹ ہولڈ آن. جی سر. اس کو پی ٹی آئی والوں نے سپورٹ کیا یا پی ٹی آئی والوں نے اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں اس کو سپورٹ کیا. اچھا, میرے لحاظ سے اس کا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو سر ابھی آپ پھر بات کریں گے, کوئی اس پہ کوئی یو ٹرن ہمیں دکھائی دے گا پی ٹی آئی میں؟ دیکھیں اگر آپ اس کو اس لفظوں میں کہیں گی تو پھر تو آپ اگر کوئی اچھا کام کرنے کے لیے کوئی کرتے ہیں تو آپ اس کو یو ٹرن مینز آپ اس کو غلط طریقے سے بتا رہی ہے, تو آپ کے اپنے الفاظ ہی غلط ہیں. سر کیسے غلط ہیں؟ سر دیکھیں میری بات سنیں. آپ کے الفاظ غلط ہیں. سر دیکھیں نا, میں ایک روڈ پہ ہمایوں صاحب چلے ناراض ہو نا, ایک عرض سن لینا. اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کر لیں گے پھر آپ پوری جواب دینے دیں گے اس کا. چلے فرمائیں. جی. ٹھیک ہے, دیکھیں اس طرح ہے آپ کے الفاظ. جب آپ مجھے یہ کہیں گی نا کہ میں ایک غلط کام جو ہوا ہے اس کو جب میں ٹھیک کرنے کی بات کروں گا اور آپ اس میں یہ مجھے کہیں گی کہ ڈاکٹر ہمایوں اب آپ یو ٹرن لے رہے ہیں اپنی پرانی بات پہ, تو دیٹ از اے رانگ وے آف سیئنگ تھنگس. آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ سر کیا آپ اس کے لیے کوئی اقدام اٹھائیں گے کہ یہ غلط کام کو صحیح کیا جائے. آپ کے الفاظ ہر ایک لفظ کا ایک مفہوم ہے. آپ کا یو ٹرن از اے ڈیروگیٹری ورڈ
फॉर मी इन ऑर्डर। अरे चले चले देखिए, आपको समझ आ गई है, आपको समझ आ गई। अगर आप उसके बावजूद भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है तो मैं उसको कुछ कह नहीं मैं हुमायूं साहब बिल्कुल जिद पे नहीं अड़ी हुई हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आपको मेरा ये लफ्ज़ बुरा लगा है, लेकिन देखिए अगर हम किसी गलत मकाम पर चले जाते हैं, हम एक सड़क पर हैं, सफ़र कर रहे हैं, अगर हमें लगता है हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम यू टर्न नहीं लेते हैं ना। अभी आपने खुद कहा कि अगर एक गलत चीज़ हुई है उसको हम सही करते हैं, तो पहले तो आप ये मान रहे हैं ना कि ये गलत चीज़ हुई है, तो उसको सही करेंगे तो उसमें यू टर्न कहना कहाँ की बुरी बात है। आप खुद कह रहे हैं अगर किसी ने गलती की उसको एहसास हो जाए तो सही करना गलत तो नहीं है सर। मेरी बात सुने, देखिए यू डोंट हैव टू बी वेरी स्मार्ट विद मी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यू टर्न जनरली जिस लिहाज से आप लोग यूज करते हैं वो आप गलत लिहाज। चले सर इसको नजरसानी कह लेते हैं, सर नजरसानी कह लेते हैं, हम आपको नाराज नहीं करना चाहते हुमायूं साहब। नहीं 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 नहीं, मैं नाराज नहीं होता, मैं सिर्फ आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि आपके अल्फाज जो है ना, आपके अल्फाज डेरोगेटरी थे। अरे चले सर इसको चले मैंने तो आपसे अर्ज की कि इसको नजरसानी कर लेते हैं, हम इस चीज की उम्मीद रखें सर इस पे नजरसानी होगी। देखिए मैं ये समझता हूँ ये नेशनल असेंबली में। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी सर जब सेनेट में तनख्वाहों की बात आई थी, मैं और कामरान मुर्तजा हमने उस तनख्वाहों की इंक्रीज के खिलाफ वोट दिया था। एक बात। नंबर 2, मैं ये जो असासे हैं, मैं ये समझता हूँ ये हर एक के होने चाहिए। जिस शख्स के भी असासे, जितने लोग भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं या लेट्स से ये आप ये समझ लें कि किसी पार्लियामेंट में या किसी वजह से जहाँ पे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, खास तौर पे जो लोग किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके तो असासे डेफिनेटली होने चाहिए बिफोर गोइंग इनटू दैट जॉब। अच्छा सर फिर हुमायूं साहब मुझे पैनल से कहा जा रहा है वक्त कम है सर, मैं आपका भी ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए मेहरबानी एक दफ़ा फिर से। सर मुझे ये बता दीजिएगा जब पार्टी ऐसा कोई फैसला करती है तो आप लोगों से, ज़ाहिर है आप सीनियर लीडर्स में हैं, सीनियर रहनुमा हैं, पार्टी के लिए आपकी खिदमात हैं, आपकी बात तो सुनी जाती होगी, तो क्या पार्टी में पहले कोई मशवरा नहीं होता है जब इस तरह कोई बिल आता है या इस तरह कोई बात होती है, तो आप लोगों से बिल्कुल पूछा नहीं जाता है सर कि क्या करना है इस मामले पर? देखिए इस तरह है कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, शायद आपको समझ नहीं आ रही। मैं सबसे पहले सेनेट में हूँ। नंबर 2, अगर सेनेट में इस तरह की बात आती है तो वो सर आप पार्टी में तो है ना, आप सेनेट में हैं या असेंबली में हैं जो लोग, आप पार्टी में तो है ना सर, आप सीनियर रहनुमा तो है ना सर पार्टी के, बहुत सारे फैसले हुमायूं साहब आपसे पूछ के होते होंगे ना। जब आपको नहीं होते ना, नहीं होते, सवाल आता होता है, ये जब सवाल आता होता है ये सिर्फ उसी जो लेट्स से अगर नेशनल असेंबली में होगा तो नेशनल असेंबली के मेंबरान से बात की जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा आप ये फरमा रहे हैं अगर ये सेनेट में आएगा तो आप इसको अपोज करेंगे, हम आपसे ये उम्मीद रखें। मैं तो अगर ये जनरली आपकी वजह से कह रहा हूँ, मैं समझता हूँ मैं वैसे भी इस किस्म की चीज को अपोज करूंगा। चलें जबरदस्त हो गया। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, मौक़िफ़ आप बता रहे थे और आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ज़ाहिर अभी ये कौमी असम्बली के हवाले से था तो वहाँ के जो अरकान हैं उनसे पूछा गया, लेकिन हुमायूं मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि अगर आज सेनेट तक ही मामला आता है तो वो यकीनन इसको अपोज कर रहे होंगे, वो इस फैसले के खिलाफ जा रहे होंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब बात करते हैं सुलगते, बिलखते, सिसकते और तड़पते कराची के मामले पर। वफाकी हुकूमत के दो अहम इत्तेहादियों के दरमियान होने वाली नोकझोंक जो एक अरसे से चली आ रही थी, लेकिन सानिहा गुल प्लाजा के बाद नौबत कराची को वफाक के हवाले करने के मुतालबे तक आ पहुंची है। MQM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आज कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कराची में उनकी नस्ल कशी और जमहूरी दहशत गर्दी हो रही है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि 18 साल से बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी से गुल प्लाजा सानहे पर सवाल किया जाए तो जवाब आता है कि बल्दिया टाउन फैक्ट्री की आग और भत्ताखोरी का जवाब दो। उन्होंने सवाल उठाया कि बेनज़ीर जिस रोज़ शहीद हुई क्या उस रोज़ पूरे सूबे में आग MQM ने लगाई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि ये शहर किन लोगों के हवाले कर दिया गया है, कितने मजीद लोग जलकर मरेंगे, कितने और बच्चे गटर में गिरकर मरेंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म चाहते हुए भी शहर के लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीपल्स पार्टी नाराज़ हो जाती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इस हुकूमत को चलाने में पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है और मारे हम जा रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है और कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी और अब इस हुकूमत के चलाने के लिए भी उसी की ज़रूरत है और हम कुर्बानी का बकरा बने हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने यह भी कहा नाज़रीन कि बस बहुत हो गया, ये नहीं सुधरेंगे। उन्होंने कहा कि मैं रियासत से मुतालिबा और अपील करता हूँ कि कराची को आर्टिकल 148 और 149
वफाक का हिस्सा बनाया जाए और कराची को जुल्फ़िकार भुट्टो के आइन के तहत पाकिस्तान का मुआशी दारुल खिलाफा करार दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जवाब में सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि क्या कराची को वफाक के हवाले करने से ये मसाइल नहीं होंगे? क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से सानेहात रुक जाएंगे? ये बातें वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने हाथों से लोगों को जिंदा जलाया है। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि 18वीं तरमीम पर ख्वाजा आसिफ के बाद मुस्तफ़ा कमाल का बयान समझ से बाहर है। चंद अनासिर सानहा गुल प्लाजा पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सिंध की दो बड़ी जमातों की एक दूसरे के खिलाफ महाज आराई से हटकर सवाल ये है कि उधड़े कटे फटे तड़पते कराची का मरहम है किसके पास? 2025 में 64,323 स्ट्रीट क्राइम्स रिपोर्ट हुए, जबकि डकैती मज़ाहमत के दौरान 70 शहरी जान से चले गए, यानी हर माह 5,360 और यौमिया 178 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। एक तरफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स दंदनाते फिर रहे हैं तो दूसरी जानिब ट्रैफिक हादसात में 800 शहरी अपनी जानों से जा चुके हैं। खुले मैन होल्स की बात करें तो कराची वालों के लिए ये एक अलग अजाब है। गुज़श्ता बरस खुले मैन होल्स में गिरकर जान से जाने वाले शहरियों की तादाद 27 रही, जिनमें 8 बच्चे भी शामिल थे। बुनियादी सहूलियात में से सिर्फ पानी की बात करें तो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की 2025 की रिपोर्ट कहती है कि कराची की तकरीबन निस्फ यानी 50% आबादी को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं है। फायर ब्रिगेड का हाल ये है कि फायर फाइटिंग के आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जहां कम से कम 250 फायर स्टेशन होने चाहिए, वो मुश्किल 20 से 25 फाल हैं। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ग्लोबल लिवेबल इंडेक्स में कराची दुनिया के 173 शहरों में से 170वें नंबर पर है, यानी कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया का चौथा बदतरीन रिहायशी शहर करार दिया गया है। अब सवाल यह है कि उरूसुल बलाद कराची से उरूसुल हादिसात कराची तक के सफ़र की सारी जिम्मेदारी क्या तने तनहा पीपल्स पार्टी पर आयद करना दुरुस्त है, या 15 से 16 बरस कराची की बल्दिया संभाले रखने वाली एमक्यूएम से भी सवाल होना चाहिए? उसके भी 3 मेयर्स रहे हैं। नाज़रीन, सबसे अहम ये कि क्या कराची के मसले का हल वही है जो एमक्यूएम बता रही है? क्या 18वीं तरमीम में मजीद तरमीम की बातों के पस मंजर में कहीं ये प्रैक्टिस तो नहीं चल रही है? फिर सबसे बढ़कर ये कि आइन में ये ऑप्शन होने के बावजूद क्या ये मुमकिन है? हमारे साथ इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने राबिता किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हैदराबाद रिजवी साहब से, और हैदराबाद रिजवी साहब के साथ साथ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने के लिए कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। दोनों ही कराची से हैं और कराची के मामलात को अच्छी तरह से समझते हैं। कोशिश करते हैं कि आज के हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो उनके ज़रिए आप तक हम पहुँचा सकें। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो हैदराबाद रिजवी साहब से हम किए लेते हैं। कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। हैदराबाद साहब चूँकि स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगी। हैदर साहब, मुतालबा भी चूँकि आपकी जानिब से किया गया, कराची को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम देने का ये जो मुतालबा है, क्या आप समझते हैं ये जमहूरी कहलाएगा या जमहूरी है? क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी अच्छी है या बुरी है, लेकिन लोगों ने उसको मुंतखब किया है ना। देखिए, पहली बात तो ये कि ये मुतालबा जो है ये बहुत सारे लोगों का पंजाब से भी है और सिंध से भी है, और जमहूरी तो ये उस वक्त कहलाएगा कि जब कराची के अवाम से राय ली जाएगी। मगर इलेक्शन में ली गई थी ना सर राय? नहीं, इलेक्शन में तो मंशूर को राय दी जाती है। आप एक रेफरेंडम करा लीजिए, कारकर्दगी को पहले भी तो वही थे, लोगों ने कारकर्दगी देखी होगी तो सर देखिए वोट दिया काश चीजें इतनी ही सादा होती जितनी आप फरमा रही हैं। मगर लोगों का तो पूरे पाकिस्तान में, हम समेत, ये मुतालबात भी हैं कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए, सिंध में भी नए सूबे बनने चाहिए, और मुख्तलिफ राय है। एक्चुअली अगर आप इनको एक जगह करें तो ये एक इजहार मायूसी है, और पीपल्स पार्टी की जो 18 साल की बिला शिरकत गैरे हुक्मरानी है और उसके नतीजे में कराची की तबाही बर्बादी है, बावजूद इसके कि कराची पाकिस्तान को 70% और सिंध को 98.5% रेवेन्यू दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। इसके बदले में जो कुछ कराची के साथ हो रहा है, अब उसमें आप इसको मुतालबा समझिए, इसको वहां के अवाम की चीखें और फरियाद और नाला और नौहा समझिए, या कुछ भी समझिए। लोग एहतजाज कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की तर्ज़े हुक्मरानी पर, और बदनसीबी ये है कि वफाक भी कराची की तरफ शफकत से नहीं देख रहा। परसों पार्लियामेंट में गुल प्लाजा के मसले पर बात करने की इजाजत लेने के लिए एमक्यूएम के अरकान असेंबली को एहतजाज करना पड़ा। जी जी, हमने देखा। जरूरत थोड़ी थी एहतजाज करने की, दे देना चाहिए था फ्लोर कि भाई आज सारा हाउस
गुल प्लाजा के सानहे पे बात हाँ, करेगा। सब बात करेंगे, बिल्कुल ट्रू। क्यों एहतिजाज की जरूरत पड़ी अहले कराची को? दर्द समझना चाहिए था ना पार्लियामेंट को। समझ लेते इस दर्द को कि भाई अगर दिल के फपोले ही फोड़ना चाह रहे हैं तो उसमें क्या कबाहत है। मगर जब वफाक नहीं सुनेगा, जब सूबा नहीं सुनेगा, तो फिर यही सब कुछ सुनेगी दुनिया अहले कराची से। अच्छा, ये सब सिर्फ सुना जाएगा, ये इस पर कोई अमल दरामद भी हो रहा होगा? अब ये मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं। कादिर खान साहब, ये फरमा दीजिए कि जब केपी में आप ये जवाब देते हैं कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है और उस मखदूश सूरत हाल की वजह से वहाँ पर गवर्नर राज की वार्निंग्स दी जाती हैं, तो आइन में यही ऑप्शन सर कराची के लिए भी तो मौजूद है ना, फिर इस पर आपको इतराज़ क्या है? नहीं, कराची और पुख्तनख्वा की ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यकीनन कराची एक बड़ा शहर है, 4 करोड़ के लगभग आबादी है। हर वक्त जो अपोजिशन होती है वो भी मजबूत होती है। अभी आप ये देख लें कि हमारे मुकाबले में जब 25 टाउन हमारे पास 25 टाउन कराची है, वहाँ 14 टाउन पीपल्स पार्टी का, 3 पीटीआई का और 9 टाउन जो है ना वो जमात इस्लामी के पास है। और फिर अगर आप सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की सीटें देख लें, वो भी इसी हिसाब से, वो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब और गवर्नर साहब की जो वीडियो लीक हो गई, क्या में वोट नहीं मिला, वो एक अलग इशू है। सवाल ये कि आइन बड़ा वाज़ेह है कि जिस सूबे के अंदर आपने मजीद सूबे बनाना, वहां से 2/3 मेजॉरिटी से आपने करारदाद पास करनी है। लायन क्यों 2/3 मेजॉरिटी, अपना शौक पूरा कर लें। यही बात मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फरमाते हैं कि जब पंजाब में ऑलरेडी करारदाद भी पास हो चुकी है और वहां जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब ऑलरेडी एक दूसरे के साथ गिले शिकवे भी नहीं है, अलग होना चाहते हैं, वहां से पहले शुरुआत करो। फिर पुख्तनख्वा में जहां पश्तून और हजारा बेल्ट है, वहां ऑलरेडी करारदाद पास हो चुकी है, वहां से शुरुआत कराओ। फिर बलूचिस्तान में वहां जो पश्तून बेल्ट है और बलोच बेल्ट है, अलग अलग है, एक दूसरे से इलाका भी अलग है, वहां कर ले। कराची को क्यों? देखिए, जनूबी पंजाब अगर लोग मुतालबा करें, वो ये कहते हैं कि हमें लाहौर दूर पड़ता है सर। कराची को इसलिए कि वहां पर आप सर स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल देख लें क्या है। वहां पर गटरों में जिस तरह से बच्चों की जाने जा रही हैं, हमारे जवानों की जाने जा रही हैं, आप उसको देख लें। स्ट्रीट क्राइम की तरफ भी आता हूं। जी जी नहीं सर, फिर आप ये ना फरमाए ना कि वाई कराची। जी जी वजूहात तो बहुत सारी हैं, कुछ हैदराबाद साहब से भी हम पूछ लेते हैं। पहले आप फरमा लीजिए, फिर हैदर साहब से भी पूछ लेते हैं कि वो वजूहात क्या हैं, क्यों किया उन्होंने ये मुतालिबा। जी, मैं मुझे अगर मेहरबानी करके मुझे जुमला मुकम्मल हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगी, आपको देखने वालों को भी, कि मैं क्या कह रहा हूँ। जी फरमाइए। देखिए, पहली बात तो ये कि यकीनन यहाँ पे एक मजबूत अपोजिशन है, यकीनन यहाँ पे बहुत सारी पार्टी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अपोजिशन हर वक्त अपने तौर पे एहतजाज करती है वगैरह वगैरह सारे। क्या हम जो मौजूदा 7 साल है, यानी 2 साल और 5 साल में एमक्यूएम हमारे साथ सूबाई हुकूमत में इत्यादि नहीं है, जबकि वफाक में हमारे 17 साल जो गिनते हैं उसमें से पहले 10 साल एमक्यूएम हमारे साथ थी। टॉप की वजारतें दाखिला, बल्दियात, सियासत, तालीम, इंडस्ट्रीज, 15 बरस इन्होंने बल्दियाती इदारे संभाले, आप सही फरमा रहे हैं। मुझे अगर आप नहीं मुकम्मल करने देंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी उम्र शायद ये 17-18 साल हो गए कि आपको उससे पहले का कराची नजर नहीं आया, तो मेरा कसूर तो नहीं है ना। ये 17 साल पहले की कराची की हालात अगर आप देख रहे हैं, एमक्यूएम का औरंगी टाउन के एक एमपीए मारा गया, उसकी बदले में 110 लोग कत्ल किए उसी रात को। लोग बकायदा मजाक उड़ाते थे कि 25-30 रोजाना का शेड्यूल बन गया था। ये बल्दिया फैक्ट्री जो बंदसीब एरिया है, मेरा चले जी आ गई बल्दिया। मंदोखेल साहब ने सारा वक्त आप ले लेंगे, देखिए सारा वक्त आप ले लेंगे तो फिर हैदर साहब को भी तो हमने वक्त देना ना। आप जो बात फरमा रहे हैं वो पहुंच गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये लोग थे तो हालात इससे भी ज्यादा खराब थे। शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी, हैदर साहब आज ऐसी बात की, कत्लेआम था जी आपके वक्त में। जब 15 साल आपने बल्दियाती इदारे संभाले तो जिम्मेदारी तो एमक्यूएम पर भी आयद होती है ना। और शर्जील इनाम मेमन साहब ने तो फिर पूछा है कि ये जो आप विफाक के इंतजाम में देने की बात कर रहे हैं, इससे हादसात रुक जाएंगे जो कराची में हादसात की वो बात कर रहे हैं। और कत्लेआम तो वो कहते हैं कि आपके दौर में, ये मंदोखेल साहब आपके सामने बैठे फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रही। नहीं कहें मंदोखेल साहब, मुझे कोई एतराज नहीं है। नफी नहीं करेंगे आप इस बात तो होगी, मैं तो बिल्कुल करूंगा। और मगर जाहिर है कि ये उनका जमहूरी हक है कि वो जो चाहें कहें। अब मैं तो मिसाल आपको इस तरीके से दे सकता हूं जी कि पिछले 15 वर्षों में सिंध हुकूमत ने कराची के हक के 3,400 अरब रुपए नहीं दिए हैं कराची को। कितने? 3,400 अरब।
जो इन्होंने करप्शन की है, लूट मार की है, खा गए हैं। 600 अरब रुपए सालाना कराची का हक बनता है उस पैसे पर जो वफाक से एनएफसी की शक्ल में सिंध को मिलता है। आप लोग इन मुतालिबात पे एहतजाज कर लेना। ये क्या बात हुई कि उठा के वफाक को दे दें इंतजाम? एहतजाज कर लें। एहतजाज 15 बरसों का। तो फिर 15 बरस अगर पहले आप करते मिसाल के तौर पर, लेकिन फिर 15 साल बाद असल मिसाल के तौर पर मैं और आप भाई बहन हैं, हम एक घर में रहते हैं, ठीक, मैं आपके हर साल 6 लाख रुपए खाता रहूं, कितने साल बर्दाश्त तो मैं तो करेंगे 15 आप साल मुझे? चुप नहीं बैठूंगी, मैं तो है ना? पहले साल पकड़ लूंगी Thank you आपको। very फिर आप much. 15 साल क्यों चुप यही जब ये सूरत हाल बपा हुई, हम तब से रोना रो रहे हैं कि तो फिर अभी भी कराची रोते का रहे। हक मारा जा रहा है। अभी 15 साल बाद एक क्यों ये चीज रोना को जो है वहां understand पहुंच गया? करें, एक चीज को मैं आपको पॉइंट समझ अगर गई। पैमाना सूबा लबरेज हो गया। हमें पीएफसी नहीं देगा तो फिर हम एनएफसी मांगेंगे। और एनएफसी पे आपको पता है बिलावल साहब क्या कह चुके हैं? फिर की तो कादिर देखी साहब तो जाएगी ना, ऊंट किसी करवट नहीं बैठेगा। फिर देखी जाएगी। ये बातें तो हमने बहुत सुनी देखी हैं। जाएगी से हाँ, मुराद क्या है? हाँ। ये हर इसमें सारी देखी जाएगी मुरादें कोई हैं। धमकी है? सारी मुरादें हैं। कादिर साहब सुन रहे हैं आप? हैदर साहब क्या फरमा रहे हैं? देखिए, मैं तो आदर साहब से ये एक मुतालबा सवाल करूंगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एमक्यूएम का कोई रहनुमा उनके साथ नहीं था, सारी पीएसपी के लोग थे। आप जबरदस्ती ओन कर रहे हो, वरना ना वो आपको ओन करता है ना आप उनको ओन करते हो। और कराची की जो मखलूक है, जो कराची में 1.5 करोड़ से ज्यादा पश्तून रहता है, सिंधी, बलोच, हजारेवाल, कश्मीरी रहते हैं, और जो लोग एमक्यूएम के हैं वो तो अल्ताफ हुसैन के हैं। ये मौजूदा एमक्यूएम का तो 4 आदमी भी नहीं है, और ये खुद मुस्तफा कमाल साहब और गवर्नर अपना वीडियो लीक हो चुकी है कि हमें तो वोट नहीं मिला। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कराची को इतना गम है हमारे रिजवी साहब को, और तो ये वफाक में बैठे हुए वफाकी वजीर है, इस साल के 4 मंसूबे के लिए वो अब्दान ने 40 अरब मांगा और नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 3 अरब दिया है। और इसके बाद हब डैम से जो ना हमने पानी की लाइन बिलावल साहब ने मंजूर की है सिंध हुकूमत से 12 अरब 73 करोड़ जी के 4-5 मंसूबा आपने बनाया था पिछले खुर्शीद शाह साहब की वजारत में, जहां मैं असेंबली का मेंबर था। शहबाज शरीफ साहब ने ऐन वक्त पे धोखा दिया, बोले पैसे नहीं है। तो ये कराची के लिए आवाज उठा लेना, ये हमारे कानून में तो आजान देते हैं, तो ये जाके वो वफाक में बैठे चले अब वो आवाज उठा रहे हैं ना, अब वो आवाज उठा रहे हैं, अब वो आपसे मुतालिबा कर रहे हैं। ब्रेक ले लेती हूँ मैं एक। ब्रेक के बाद हैदर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, इन्होंने आवाज़ उठाई है कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया जाए यहाँ का जो सारा मामला है ख़ासतौर पर कराची का, उस पर ये अमल दरामद कैसे करवाएंगे। वैसे तो आप बता चुके हैं कि देखी जाएगी, तो इस देखी जाएगी में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ एमक्यूएम पाकिस्तान कर सकती है, इस पर बात करेंगे हैदर अब्बास रिजवी साहब से भी। मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले जब बात हो रही थी कराची को वफाक के ज़रिए इंतजाम करने के हवाले से, तो ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू हैदर साहब से मेरी भी, मैंने उनसे कहा कि अभी आपने नाज़रीन के सामने ये बोला है कि अगर हमारा ये मुतालिबा नहीं माना जाता है तो फिर देखी जाएगी। कादिर खान साहब से मैंने इसका जवाब लेने की कोशिश की, उनका जवाब क्या था वो तो आपने जान लिया। ये हैदर अब्बास रिजवी साहब, ये जो आपने कहा है देखी जाएगी, इसमें इसका मतलब है कि कुछ ऑप्शन हैं ज़ेरे गौर आपके जो आप कर रहे होंगे? क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है आपके पास? हवा में बात कर रहे हैं, ये तो खुली धमकी है ना। इसमें तो मैंने तो ब्रेक पे जाने से पहले भी कहा है कि धमकी है ये। कादिर भाई, आप इसको धमकी समझ और रहे हैं? आप देखें टीवी पे बैठ के धमकी दे रहे हैं। आईनी ऑप्शन, ये तो कादिर भाई ने कहा है ना कि धमकी है, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन आपके अल्फाज थे देखी मैं तो ये देखी जाएगी का मतलब हमारे पास तमाम आईनी रास्ते, कौन से आईनी रास्ते चले बता दें। मिसाल के तौर पर 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं होने देंगे। फाइन ट्यून। बिलावल साहब के खिताब नहीं आपने सुने? बिलावल साहब कोई मालिक थोड़ी हैं आइन के। हाँ, ठीक है। इस मुल्क के अवाम मालिक हैं, इस मुल्क के पार्लियामेंट मालिक है। उनकी पार्टी हुक्मरान तो है, उनकी पार्टी हुक्मरानों का हिस्सा है, हुक्मरान नहीं है मुकम्मल तौर पर। और उनके बगैर भी, उनकी नंबर्स के बगैर भी आइन में तरमीम हो सकती है। इस वक्त PMLN जो है वो मुकम्मल नंबरों के साथ मौजूद है पार्लियामेंट में, ठीक है ना? पर वो पीपल्स पार्टी को साथ रखना वही मैं अर्ज चाहते हैं कर रहा हूँ आपसे कि ये तो फिर वो जब वो चाहते हैं तो फिर आप क्या कर आइन में तरमीम हो जाएंगी, जब होनी होती हो जाती है, और पीपल्स पार्टी सपोर्ट भी करती है। मंदोखेल साहब, ये तो कौन सी ऐसी आईनी तरमीम है जिसको पीपल्स पार्टी ने ये तो मेरे ख्याल में खबर दे रहे हैं हमें हैदर अब्बास साहब।
ترمیم ہو سکتی ہے، آپ ساتھ دے سکتے ہیں، مجبور کریں گے یہ آپ کو؟ مندوخیل صاحب پلان لیے بیٹھے ہیں حیدر صاحب. ایک جملہ میرے ایڈ کر دیں. کریں سر. مندوخیل صاحب فرمائیں نا. عباس رضوی صاحب فرما رہے ہیں کہ حکومت کے پاس آداد پورے ہیں. ادھر عباس رضوی صاحب، ان کے پاس پرائم منسٹرشپ کے لیے 170 ہے، جو کہ 169 درکار ہے. 2/3 میجارٹی پیپلز پارٹی کی بغیر نہیں ہے. ہمارے 74 MNA 26 سینیٹر ہے. اس کے بغیر اگر وہ پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں تو ضرور شوق پورا کریں. تو یہی آپ کا اعتماد ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جو کرنا ہے کر لیں. حیدر عباس رضوی صاحب جو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کر لیں گے جب وقت آئے گا. کیا کریں گے؟ تحریک چلائیں گے؟ تحریک بھی چلائیں گے، عوام کے پاس بھی جائیں گے، سڑکوں کا بھی استعمال کریں گے، کورٹس کا بھی استعمال کریں گے، عوام نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا نا کراچی میں، اس طرح کا ووٹ تو نہیں دیا جس طرح سے پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم دیکھیے 4 لاکھ ووٹ لیے ہیں انہوں نے بلدیاتی انتخابات میں، جس میں ہم شریک نہیں تھے. 4 لاکھ ووٹ، 4 لاکھ ووٹ اور 16 لاکھ ووٹوں میں بہت فرق ہوتا ہے. مندوخیل صاحب یہ تو پھر الارمنگ سچویشن ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے نون لیگ کے خلاف، اسی طرح کا ایک احتجاج جو ہے اب پلان ہو رہا ہے ایم کیو ایم کی جانب سے آپ کے خلاف. تو کوئی تیاری ہے آپ کی؟ ابھی منا لیں، ویسے بیٹھے میں ٹی وی پہ کچھ اگر معاملات کرنا چاہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جس طرح یہ ووٹ گن رہے ادھر رضوی صاحب، میرے پاس 25 سے 30 ہزار ووٹ مصطفیٰ کمال کے ٹپے لگے ہوئے ہمارے کارکنوں نے چینے ہیں. 3800 ووٹ لیے اور شو کیے 71,000. یہ میرے والے 25 سے 30 ملا دیتے تو لاکھ سے اوپر جا رہا تھا. ایسی ووٹ ہے ان کے ماضی میں بھی. اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں یہ جب ہم بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں، الیکشنز کی بات کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ ان کا اتنا ووٹ ہمارا اتنا ووٹ، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بائیکاٹ کا جو اس وقت فیصلہ تھا وہ غلط تھا؟ بالکل صحیح تھا. ابھی بھی آپ اس بات پہ قائم؟ دیکھیے بی بی، بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا کیوں؟ بائیکاٹ کا فیصلہ اس لیے ہوا کہ مردم شماری دوبارہ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. مردم شماری میں کراچی کی آبادی 70 لاکھ بڑھ گئی تھی. ٹھیک ہے. ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ 70 لاکھ جو ووٹرز ہیں ان کو بھی اس بلدیاتی انتخابات میں شامل کرو. ٹھیک ہے. سندھ حکومت نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم ان کو شامل کریں گے. 1 دن پہلے انتخابات سے حسب معمول وہ مکر گئے. 70 لاکھ کی آبادی اس بلدیاتی الیکشن میں جو ہوا ہے، بلدیاتی پچھلا الیکشن، اس میں شامل نہیں کی گئی. 70 لاکھ اگر اس وقت کراچی کی آبادی جو ہے قانونی طور پر کاغذوں میں لکھی ہے وہ ہے 2 کروڑ 10 لاکھ. 2 کروڑ 10 لاکھ آبادی کا 1/3 ہوتا ہے 70 لاکھ. 7 دونی 14، 7 تیں 21. تو 1/3 آبادی کو پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات میں کاؤنٹ نہیں ہونے دیا. کوئی خوف تھا ان کو؟ میری بہن، آپ کو وہ ووٹ دیتے ہوئے یہ خوف تھا؟ 70 لاکھ کے ملک ہوتے ہیں دنیا میں، پورا یورپ 70 لاکھ کی آبادی سے کم ہے. آپ صحیح فرما رہے ہیں، بہت تو بڑی تعداد ہے. 70 لاکھ آبادی کو گننے نہیں دیا انہوں نے. آپ کے خوف سے نہیں، آپ کی جیت کے خوف سے. میرا سوال صرف یہ ہے کہ عوام 1/3 اکثریت جو تھی، 1/3 لوگ سائیڈ پہ کر دیے. یہ کون سا الیکشن ہوا؟ یہی مسلسل بولا ہے، سنا نہیں آپ نے؟ یہی بولتے رہے. ابھی کیوں سنیں گے؟ یہی ریزن تھا. نہیں ابھی نہیں، مندوخیل صاحب آپ اسی طرح سے ان کو اگنور کر دیں گے جیسے انہوں نے یہ اتنا بڑا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ تھوڑی ہے، یہ تو آئینی طریقہ کار ہے. تو اس طریقہ کار پہ عمل کون کرنے دے گا آپ کو؟ You are so confident, just listen to him. مندوخیل صاحب فرمائیے. دیکھیں یہ جب الطاف اتنا آسان نہیں ہے حیدرآباد صاحب. اس کے بعد انہوں نے اپنے قائد سے جو ان کا نعرہ تھا کہ ہمیں منزل نہیں قائد چاہیے، اس قائد سے جب وہ لوگ مکر گئے، اس کے بعد وہ ٹکڑے تھے، پی ایس پی، یہ پرانا نیا ایم کیو ایم، اور پھر وہ جا کے ایم کیو ایم آکی کی. تو یہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. یہ والے تانے تو نہ دینا، یہ والے تانے تو نہ دینا. جس چیز کو انہوں نے خود قبول کر لیا، جس چیز سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی، اس کے تانے تو نہ دینا. اب پھر آپ ان کو کہتے ہیں وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، آپ تانے دے رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں آج بھی لوگ اگر تھوڑا بہت ہے تو انہی کے ساتھ، ان کے پلے کچھ نہیں ہے.
मैं सुना है आपको आपने? बता दूं इनकी पहले कुछ नहीं है, ये इनसे पूछो कराची के कि बच्चा जानता कहने है दीजिए, कराची हम में जो तो fucking शुरू हुई इस थी, वक्त कराची का क्या शुरू किया था? 88% मैंडेट इलेक्शन में सवाल हमारे ये पास कि है। ये जो MNA MPA बनाए हुए ये वो बहुत भी बड़ा दावा कर रहे फॉर्म हैं 47 के तहत बने। 88% मैंडेट आपके पास है। वोटर्स गिन लीजिए। चलिए लेट्स सी। अच्छा मंदोखेल साहब, और बहुत शुक्रिया। पहली बार ऐसा थोड़ी है, 11वीं बार है ऐसा। अच्छा मुझे ये बताएं कि कब हम एक्सपेक्ट करेंगे तहरीक, कब ये आप ये जो आर्टिकल 148 है 149 है इसके तहत आप कराची वी आर वर्किंग ऑन इट। यू वर्किंग ऑन दैट, बट कब तक हम एक्सपेक्ट करें? मैं आपसे बता रहा हूँ ना, वी आर कितना वर्किंग ऑन वेट करेंगे आप इसको, कहाँ लेकर जा रहे होंगे इस मामले को, और कब हम देखेंगे कि आप देखिए, सड़कों पर आ रहे होंगे? देखिए, कराची में तो वैसे ट्रैफिक जैम रहता है, कुछ आप भी कराची की करेंगे, कब बात नहीं करेंगे? है, ये सारे पाकिस्तान की बात है। आप जरा अक्टूबर कराची से तो पूरा पाकिस्तान चलता है, इसका तो मैं इतराफ़ करता हूं। 2025 की IMF की रिपोर्ट पढ़ के देख लीजिए, और जो IMF ने आपके पाकिस्तान के हमारे गवर्नेंस मॉडल पर एतराज़ात उठाए हैं, उसकी आवाज बहुत दूर तक सुनाई देगी आपको। चले लेट्स सी। हैदराबाद रिजवी साहब, बेस्ट विशेस Thank you. आपके इस सारे मुतालबे को लेकर, और आई होप कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं। हम कुछ थोड़ा बहुत होता हुआ देख रहे होंगे, और मेरे ख्याल में मंदोखेल साहब आपकी ज़बरदस्त तैयारी होगी इस ये जो सारा मामला करने जा रहे हैं हैदराबाद रिजवी साहब। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, फिर मुझे क्लोजिंग करनी है सर। हम पहले ही आस्तीन चढ़ा चुके हैं। चलें जी, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं, आप देखें क्या होता है। उधर से आस्तीनें चढ़ी हुई मैं हैं। तो पूरी आस्तीन का पहने हूँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। कमिंग वीक आपसे दोबारा मुलाकात हो रही होगी, मंडे के रोज मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।